1 2 3 स्टार्ट। प्यारे विद्यार्थियों, आज हम एक टॉपिक लेके आए हैं मूल कर्तव्य। ये एक ऐसा विषय है जिसका सभी एग्जाम्स के लिए ये महत्वपूर्ण है। चाहे वो आरएस का हो रहा हो, चाहे वो राजस्थान पुलिस का हो रहा हो, चाहे वो एसआई का हो रहा हो, चाहे वो राजस्थान की या पूरे भारतवर्ष की किसी भी कॉम्पिटिटिव परीक्षा का कोई एग्जाम हो रहा हो, उसके लिए ये टॉपिक बहुत ही मायने रखता है। मूल कर्तव्य, फंडामेंटल ड्यूटीज। ये संविधान के भाग 4A में दिया गया है। तो आपके दिमाग में ये आएगा कि भाग 4A में अगर मूल कर्तव्य है तो भाग 4 में क्या है। तो प्रिय विद्यार्थियों, भाग 4 के अंदर हमारे DPSP दिए गए हैं। DPSP बोले तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, यानी राज्य के नीति निर्देशक तत्व दिए गए हैं। भाग 4A यानी मूल संविधान का विषय नहीं है, संविधान में बाद में जोड़ा गया है। अगर अनुच्छेद की बात करें तो अनुच्छेद 51 क में है। अनुच्छेद 51 क क्यों? क्योंकि ये जो DPSP है ये अनुच्छेद 36 से लेके 51 तक तो DPSP ही वर्णित है संविधान के अंदर। अतः बाद में इसको 51 क में जगह दी गई। तो सीधा सीधा प्रश्न ये बन सकता है कि भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य किस भाग में वर्णित है। प्रश्न आ सकता है भाग 3, भाग 4, भाग 4A और अन्य कोई भाग दे सकता है। तो आप सबको विदित है कि भाग 3 के अंदर तो मूलाधिकार आते हैं विद्यार्थियों, भाग 4 के अंदर DPSP और भाग 4A के अंदर मूल कर्तव्य। अनुच्छेद 51 किस अनुच्छेद के अंदर भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों का वर्णन है? तो अनुच्छेद 51 क। इसके बाद में मूल संविधान में कर्तव्यों के प्रश्न, अगला प्रश्न हो सकता है वो, क्योंकि आजकल जो प्रश्न है उनका जो लेवल है वो बदल रहा है। आजकल ट्रेडिशनल प्रश्न, परंपरागत प्रश्न नहीं आ रहे। जैसा कि मैंने बोला कि ये पूछ लिया जाए कि भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद में मूल कर्तव्यों का वर्णन है। ये पूछा जा सकता है कि मूल संविधान में कर्तव्यों की संख्या कितनी थी, और वो ऑप्शन दे सकता है 10, 8, 7, 11 और इनमें से कोई नहीं। ये ऑप्शन तो मैंने चारों दे दिए, लेकिन इन चारों में से मूल संविधान में कर्तव्यों की संख्या तो कुछ भी नहीं थी, क्योंकि संविधान लागू होते समय, जैसा कि हम जानते हैं कि संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हो गया था, उस समय मूल कर्तव्य थे ही नहीं। उसके बाद तो फिर इन्हें कब लाया गया? तो मूल कर्तव्यों को 42 अमेंडमेंट, और ये आया था 1976। और ये 1976 ये वो दौर चल रहा था जब भारत में लगा हुआ था राष्ट्रीय आपातकाल। और राष्ट्रीय आपातकाल कब लगता है? इसके 3 आर्टिकल हैं संविधान के अंदर, 352, 356 और 360। 356 तो राष्ट्रीय आपात से संबंधित नहीं है, ये तो राज्यों में राष्ट्रपति शासन है। लेकिन 352 राष्ट्रीय आपात से संबंधित है। तो उस समय 352 में लिखा हुआ था कि अगर बाह्य आक्रमण, सशस्त्र विद्रोह, आंतरिक अशांति हो जाए तो देश में आपातकाल लगाया जा सकता है। ऐसी स्थिति में, यानी मैं ये कहानी बता रहा हूं कि 25 जून 1975 को देश में आंतरिक अशांति के आधार पर तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने आपातकाल लगा दिया था। और उस समय स्वर्ण सिंह कमेटी की सिफारिशों पर 42वें संविधान संशोधन के द्वारा 1976 में मूल कर्तव्यों को संविधान में जगह दी गई थी। इट मीन्स कि मूल संविधान में कर्तव्य कुछ थे नहीं, कर्तव्यों की संख्या कुछ थी नहीं, इन्हें बाद में ऐड ऑन किया गया, जोड़ा गया। अगला प्रश्न होता है कि ये मूल कर्तव्य लिए कहां से गए? तो मूल कर्तव्य लिए गए रूस से। अब एक और है कि बाद में एक संविधान समीक्षा आयोग बना 2000 में, और इसके अध्यक्ष थे सर्वोच्च न्यायालय के रिटायर्ड न्यायाधीश MN वेंकटचलैया। इनके द्वारा इस आयोग की अध्यक्षता की गई। तो कई बार प्रश्न आया भी है कि संविधान समीक्षा आयोग कब बना? तो 2000 में। अध्यक्षता किसने की? तो MN वेंकटचलैया ने।
और ये 86वां अमेंडमेंट के द्वारा जो आया 2002 में, मूल कर्तव्यों में एक और संख्या जोड़ दी गई और वर्तमान में मूल कर्तव्यों की संख्या है 11। जब ये लागू किए गए थे 42 अमेंडमेंट के द्वारा, तब इनकी संख्या थी 10। 1999 में एक जेएस वर्मा कमेटी बिठाई गई थी। उसका उद्देश्य भी व्यवहारिक रूप कैसे दिया जाए मूल कर्तव्यों को। तो अगर प्रश्न आ जाता है कि जेएस वर्मा कमेटी का संबंध किससे है, तो इसका संबंध भी मूल कर्तव्यों से है। अब हमारे मूल कर्तव्य है कितने, हम इस पर बात करेंगे। वैसे तो विद्यार्थियों ऐसा लगता होगा कि याद करके बोलना तो आसान है, लेकिन इनको रिटेन करना थोड़ा सा मुश्किल है। लेकिन उसके लिए थोड़ा अगर हम प्रैक्टिस रखेंगे और एक दो बार पढ़ेंगे तो ये आसानी से याद हो जाते हैं। और इनका हर एक परीक्षा में, चाहे वो सीईटी की परीक्षा हो रही हो, चाहे वो राजस्थान पुलिस की परीक्षा हो रही हो, चाहे वो आर्मी की हो रही हो, चाहे वो किसी भी लेवल की, चाहे आरएस तक परीक्षा क्यों ना हो रही हो, किसी भी लेवल की परीक्षाओं में ये मूल कर्तव्य एक अहम रोल प्ले करते हैं। यहाँ से कोई ना कोई प्रश्न जरूर बनता है। तो संविधान का पालन करना, उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज, राष्ट्रगान, इनका आदर करना, ये हमारा पहला मूल कर्तव्य है। कि अब यहाँ पे एक टेक्निकल पॉइंट है जो देखने लायक, जिससे प्रश्न बन सकता है, वो ये है कि राष्ट्रगान लिखा हुआ है यहाँ पर, राष्ट्रगीत नहीं है। इसलिए प्रश्न बन सकता है कि भारतीय संविधान के मूल कर्तव्यों में किनका आदर करने का वर्णन नहीं है, और नीचे दे देगा राष्ट्रध्वज, राष्ट्रगान, राष्ट्रगीत। तो राष्ट्रगीत को उस समय संविधान के मूल जो कर्तव्य बना रहे लोग थे, उन्होंने इतनी तवज्जो नहीं दी। हो सकता है उन्होंने सोचा हो कि ये किसी एक धर्म विशेष से है, इसलिए जो भी कारण रहे हो, लेकिन राष्ट्रगीत यहाँ पर स्थापित नहीं है। तो पहला है संविधान का पालन, आदर्शों, संस्थाएं जैसे न्यायपालिका है उनका सम्मान करना, राष्ट्रध्वज है, राष्ट्रगान है और राष्ट्रगान का आदर। ये जो राष्ट्रध्वज है, जो मूल कर्तव्यों का, आपके मन में एक प्रश्न उठता होगा, क्या क्या मूल कर्तव्यों के उल्लंघन करने पर कोई कार्रवाई हो सकती है? मूल कर्तव्यों के उल्लंघन पर तो कोई कार्रवाई का प्रावधान नहीं है, लेकिन इनको कहीं न कहीं जोड़ दिया गया है। जैसे राष्ट्रीय ध्वज है, तो ध्वज संहिता का एक कोड ऑफ कंडक्ट बना हुआ है, और उसके द्वारा अगर आपने राष्ट्रध्वज का अपमान किया तो आपके ऊपर कार्रवाई हो सकती है। ये दोनों ही, पहला और दूसरा मूल कर्तव्य देखने में एक जैसे ही हैं और याद करने के लिए भी आसान रहेंगे। दूसरा भी यही कह रहा है कि स्वतंत्रता आंदोलन के जो आदर्श हैं, उन आदर्शों को, जिनके द्वारा हमें ये स्वतंत्रता मिली, उन आदर्शों को अब हम अपने हृदय में संजोए रखें। ये हमारा दूसरा मूल कर्तव्य कह रहा है, और उनका पालन करें। तीसरा मूल कर्तव्य कहता है कि भारत की संप्रभुता, यानी उसकी सॉवरेनिटी, उसकी यूनिटी, एकता और उसकी अखंडता की रक्षा करें। ये हमारा तीसरा मूल कर्तव्य कह रहे हैं, और उसे अक्षुण्ण बनाए रखें, यानी वो कभी भी इसका कोई किसी तरह की, इस पर कोई आपत्ति या आंच ना आए। अब प्रश्न किसी भी प्रकार का बन सकता है। प्रश्नों के बनाने के ट्रेंड है वो चेंज हो गए हैं। आरएस 2015 में सीधा प्रश्न बन के आया था कि भारत की संप्रभुता, एकता, अखंडता की रक्षा करना मूल कर्तव्यों में कौन से नंबर पे है, कौन से स्थान पर है, पहला, दूसरा, चौथा, आठवां। तो किसी भी तरह से प्रश्न बन सकता है। आज ट्रेडिशनल प्रश्न नहीं बनेंगे कि मूल कर्तव्य कहाँ से लिए गए। तो हमें हर उसको, बिंदु को उस एंगल से सोचना है जिस एंगल से एग्जामिनर हमारे लिए पेपर बना रहा होगा। देश की रक्षा करना और आह्वान करने पर राष्ट्र सेवा करना, ये हमारा चौथा कर्तव्य है। तो ये तीसरा कर्तव्य और ये चौथा कर्तव्य दोनों एक दूसरे से मिलते हैं। पहला कर्तव्य और दूसरा कर्तव्य ये भी एक दूसरे से मिलते हैं। ये कह रहे हैं कि संविधान का पालन करना, उनके आदर्शों का पालन करना। यहाँ ये कह रहा है कि स्वतंत्रता आंदोलन के आदर्शों को हृदय में संजोए रखना और उनका पालन करना। इधर चौथे में, तीसरे में बात हो रही है कि भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करना, और इधर भी बात हो रही है कि देश की रक्षा करना। अगर देश के ऊपर कोई आपत्ति आ जाए, देश के ऊपर कोई आपदा आ जाए, तो देश की रक्षा करना, और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करना। ऐसा ये हमारा चौथा मूल कर्तव्य है। भारत के सभी लोगों में समरसता रहे और समान भ्रातृत्व रहे, यानी समरसता, हार्मोनी, सामंजस्य रहे, और
समान भ्रातृत्व यानी कॉमन ब्रदरहुड, समान भ्रातृत्व, इसको हम भाईचारे की भावना भी बोल सकते हैं, भाईचारे की भावना का विकास हो। और यही बात हमारे मूल कर्तव्यों की है कि वो भाईचारे और भ्रातृत्व पर कितनी उनकी दूरगामी सोच रही होगी कि देश को एकता और अखंडता से जोड़ना है, तो समरसता और समान भ्रातृत्व जैसे आदर्श शब्दों का यूज किया है। उसके बाद और कहा है कि ऐसी तमाम प्रथाओं का त्याग कर दें जो महिला सम्मान के विरुद्ध हो, यानी महिला सम्मान के विरुद्ध अगर कोई भी ऐसी प्रथा है, जैसे हमने पहले किया भी है, हमने सती प्रथा महिला सम्मान के विरुद्ध था, विधवा, उसके लिए हमने विधवा विवाह का समर्थन किया, सती प्रथा को राजा राममोहन राय के प्रयासों से विलियम बेंटिंक के द्वारा बैन कर दिया गया। उसी तरह से अगर महिला सम्मान के खिलाफ कुछ भी है, इसी में हम डोमेस्टिक वायलेंस का भी एक कानून लेके आए, घरेलू हिंसा से महिलाओं को 2005 में एक कानून बना। तो इस तरह महिला सम्मान के अगर कुछ भी विरुद्ध है तो उसका भी हमें त्याग करना चाहिए, ऐसा कहता है पांचवा मूल कर्तव्य। तो पूछा जा सकता है कि ऐसी प्रथाओं का त्याग जो महिला सम्मान के विरुद्ध है किस नंबर में है, तो यह है 5वें नंबर की बात। फिर आती है कि सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझें। सामाजिक संस्कृति क्या है? सामाजिक संस्कृति है कंपोजिट कल्चर, यानी जो हमारी संस्कृति है, जो हमारी कल्चर है, वो जोड़ने वाली कल्चर है, वो कल्चर तोड़ने वाली नहीं है। और आजकल तो आप देख रहे हो कि भारत की राष्ट्रीय जो कांग्रेस के अध्यक्ष, कांग्रेस के नेता हैं राहुल गांधी जी, उन्होंने ये चला भी रखा है भारत जोड़ो। तो इस तरह का ये जो सामाजिक संस्कृति, हमारी तो संस्कृति है क्या, जोड़ना सिखाना, तो ये जो सामाजिक संस्कृति है, सामाजिक संस्कृति है यानी जोड़ने वाली संस्कृति है। यहाँ पे विभिन्न धर्म, विभिन्न जाति, विभिन्न पंथ, विभिन्न भाषाओं के लोग रहते हैं, लेकिन सब मिलजुल करके रहते हैं। इस गौरवशाली परंपरा का महत्व समझें और इसको परिरक्षित करें, इसको सुरक्षित करें। अगला 7वें नंबर का बिंदु है, तो ये दोनों एक जैसे कॉमन जैसे लगते हैं, ये दोनों कॉमन लगते हैं, ये दोनों कॉमन है। ये कह रहा है कि सभी लोगों में समरसता आए और समान भ्रातृत्व की भावना आए, पर ये भी यही कह रहा है कि जो हमारी संस्कृति है वो भी हमें जोड़ना सिखाती है, यानी उस सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझें और उसका परिरक्षण करें। आगे का जो बिंदु है वो कहता है कि प्राकृतिक पर्यावरण जिसके अंतर्गत क्या है, वन है, झील है, उसके बाद नदी है और वन्य जीव है, इनका संरक्षण करें और प्राणी मात्र के प्रति दया का भाव रखें, ऐसा 7वां मूल कर्तव्य है। अब सीधा का सीधा प्रश्न बनकर आ गया, असिस्टेंट प्रोफेसर की जो एग्जाम हुई है हाल ही में, उसमें ये प्रश्न बन के आ गया कि प्राकृतिक पर्यावरण जिसके अंतर्गत निम्न में से क्या सम्मिलित नहीं है। तो हर भर्ती परीक्षा में मैटर यही है, प्रश्न नया बन जाता है, तो हमें उस व्यू से देखना है, हर शब्द पर ध्यान रखना है कि प्राकृतिक पर्यावरण जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी और वन्य जीव हैं, उनका संरक्षण करें और प्राणी मात्र के प्रति दया का भाव रखें, ये 7वां है। अब उसमें आया था वन, झील, नदी और अगला ऑप्शन दे दिया था तालाब। तो नेचुरली अगर हमने 2-3 बार पढ़ा है तो हम उसे एलिमिनेट कर पाएंगे, उसे खारिज कर पाएंगे कि वन, झील, नदी, वन्य जीव और तालाब शब्द का उल्लेख तो उसमें नहीं था। उसके बाद वो देखो कितने अच्छे शब्द को लेके आए कि हम वैज्ञानिक दृष्टिकोण रखें, यानी जो हमारी सोच है वो लॉजिकल होनी चाहिए, तार्किक होनी चाहिए, वैज्ञानिक दृष्टिकोण पर आधारित होनी चाहिए। उसके बाद हमें मानवता की भावना होनी चाहिए, मानववाद होना चाहिए और ज्ञान अर्जन और सुधार की हमेशा कोशिश रहनी चाहिए, सुधार की भावना का विकास, ज्ञान अर्जन की भावना का विकास। ऐसा नहीं है कि शिक्षक बन गया तो संपूर्ण ज्ञानी बन गया, वही शिक्षक अच्छा है जो लगातार अपने नॉलेज को अपडेट करता रहता है। अगला है कि सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें और हिंसा से दूर रहें। तो इसी का प्रश्न उठ सकता है कि सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा का जो बिंदु है उस मूल कर्तव्यों में किस स्थान पर वर्णित है, तो 9वें पर है। और 10वें में लिखा है कि चाहे वो इंडिविजुअल हो, चाहे वो व्यक्तिगत हो, चाहे वो कलेक्टिव सामूहिक हो, सभी गतिविधियों में उत्कृष्टता की ओर बढ़ने का प्रयास करें, जिससे हमारा राष्ट्र निरंतर प्रगति की ओर अग्रसर हो, प्रगति की ओर बढ़ता रहे। और ये लास्ट वाला, अब ये जो प्राकृतिक पर्यावरण वाला प्रश्न है ये यहाँ पे भी दिया गया है कि ये प्राकृतिक पर्यावरण के अंदर वन, झील, नदी और वन्य जीवों की रक्षा करना, और यही सेम
हमारे नीति निर्देशक तत्वों में भी कहा गया है, वहां पे ये कहा गया है कि राज्य का ये कर्तव्य है कि वो वन्य जीवों की और वनों की रक्षा करे, और इसके लिए वन्य जीव संरक्षण अधिनियम भी ला दिया 1972 में। तो इस तरह से पूछा जा सकता है कि ये पर्यावरण और वन्य जीवों की रक्षा वाला आर्टिकल 48 के अंदर डीपीएसपी के अंदर भी वर्णित है। उसके बाद जो लास्ट है, जो कि 86वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया है, 86वें अमेंडमेंट के द्वारा जिसे लाया गया है 2002 में, वो है कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को उनके अभिभावक और संरक्षक अनिवार्य और ये निःशुल्क शिक्षा प्रदान करेंगे, उनको शिक्षा के अवसर देंगे, चाहे वो किसी भी पोजीशन में हो, उन्हें शिक्षा हर हालत में देनी होगी। ये बात मूल कर्तव्यों में लिखी है, और ये बात बाद में आर्टिकल 20A मूल अधिकारों में भी जोड़ दी गई है। तो इस प्रकार प्रश्न कैसा भी बन सकता है, मूल कर्तव्यों पर बने हुए प्रश्नों का हम एक और छोटा सा वीडियो लेके आएंगे, जिसमें बताएंगे कि किस तरह के ट्रेंड हैं और किस तरह के मूल कर्तव्यों के ऊपर और प्रश्न बनाए जा सकते हैं। आपको इन्हें देखना है, याद रखना है। आप चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।